नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटियां मायके जाने के लिए बहाने नहीं बनाती। इस कहानी की लेखक है सविता गोयल। इस कहानी का पूरा क्रेडिट हम सविता जी को देंगे। आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कह रही हैं 2 दिन के लिए आ जाओ। फ़ोन रखने के बाद दिव्या ने उदास होते हुए अपनी सास से कहा। सास कुछ कहती उससे पहले ही पास बैठी ननद रीठा चिप्स चबाते हुए बोल पड़ी। भाभी, ये तो आपका आए दिन का हो गया। कभी मायके में कोई फंक्शन है तो कभी माँ बीमार है। रोज रोज मायके जाने का ये अच्छा बहाना है। ननद की बात सुनकर दिव्या हैरानी से बोली, दीदी भला कोई बेटी माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाती है क्या? आप भी कैसी बातें करती हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन हमारे चाहने से सब कुछ नहीं हो सकता। रहने दो भाभी, मैं सब समझती हूँ। अरे बीमारी तो डॉक्टर ठीक करता है। आप कोई डॉक्टर हैं क्या जो वहाँ जाकर उनका इलाज करोगी? आप तो बस बोल देती हैं माँ बीमार है, ना वहाँ से कोई लेने आता है ना छोड़कर जाता है। सारा आने जाने का खर्चा और वक्त तो मेरे भाई का ही खराब होता है ना। ननद के तीखे तंज सुनकर दिव्या की आंखें झलक आई। भला माँ की बीमारी का बहाना कोई क्यों बनाएगा? दिव्या मन ही मन सोच रही थी। ये तो आपको आपकी शादी के बाद पता चलेगा कि बेटियां मायके जाने के लिए बहाने बनाती है या नहीं। लेकिन ननद के मुंह ना लगते हुए दिव्या ने अपनी सासू माँ से बोला, मम्मी जी घर का काम तो हो गया, मैं अकेले ही ऑटो करके चली जाऊंगी। इन्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं और जल्दी आने की कोशिश करूंगी। दिव्या की सास ने उसे जाने के लिए कह दिया और दिव्या फटाफट अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। दिव्या की सास स्वभाव से बहुत सीधी थी, लेकिन उनकी बेटी रीता बिल्कुल अपनी दादी पर गई थी। रीता शुरू से ही अपनी दादी के साथ रही थी, इसीलिए उनकी ही छाया बन गई थी। बात बात पर कलेश करना, अपनी बात को ऊपर रखना और बेवजह की रोक टोक करना, ये सब गुण उसमें आ गए थे। अपने भाई की शादी के 6 महीने बाद ही रीता की भी सगाई हो गई थी। लड़के की 3 महीने की ट्रेनिंग बाकी थी, इसीलिए शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला था। शादी तय होने के बाद तो रीता का स्वभाव और भी ज़्यादा ऊपर हो गया। उसे यही वहम रहता था कि उसकी शादी के बाद उसके मायके की नैया कैसे पार होगी। माँ तो बिल्कुल भोली भाली है और कहीं भाई भी भाभी के हाथ की कठपुतली बन गया तो उसका राज कैसे चलेगा। भाभी के घर से निकलते ही रीता अपनी माँ से बोली, माँ तुम बहुत भोली हो जो भाभी की बातों में आ जाती हो। अरे कोई सास ऐसे बहू को छूट नहीं देती। मैं तो चली जाऊंगी, बाद में ये तुम्हारे सर पर नाचेगी। आपसे तो कुछ होने से रहा, मुझे ही इसकी लगाम कस के रखनी पड़ेगी। लेकिन दिव्या भी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। घर में कलह करना या बेवजह बहस करने की बजाय वो जो सही होता है वही करती है। ननद के स्वभाव से वो परिचित है। ये सोचकर कि अब कुछ महीनों के बाद ननद की शादी होने वाली है, इसीलिए चुपचाप उसकी सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। देखते देखते रीता की शादी के दिन भी नज़दीक आ गए। रीता अपनी सारी शॉपिंग खुद ही करती थी। भाभी पर तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। फिर भी दिव्या बाकी की तैयारियां पूरी जिम्मेदारी से कर रही थी। मेहंदी के दिन रीता हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। उसकी माँ मेहमानों की आओ भगतने लगी थी। रीता को बहुत जोरों की भूख लगने लगी, लेकिन अपने हाथों से वो कुछ नहीं खा सकती थी। तभी दिव्या हाथ में प्लेट लेकर कमरे में आई और बोली, दीदी आपको भूख लगी होगी, लो मैं खाना खिला दूँ, बाद में संगीत का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। दिव्या ने कोर तोड़कर प्यार से रीता की ओर बढ़ाया तो रीता की आंखें झलक आई। आज पहली बार बिना किसी बहस के रीता ने चुपचाप अपनी भाभी का कहा मान लिया। जैसे जैसे विदाई का वक्त नज़दीक आ रहा था,
रीता को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। जिस भाभी को हर पल वो नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, आज वही भाभी उसकी हर चीज़ का ध्यान रख रही है। उसी भाभी के हाथों में अपने मायके की डोर सौंप कर उसे जाना पड़ रहा था। पग फेरे के बाद रीता अपने पति विवेक के साथ घूमने बाहर चली गई। वहाँ उसके पति ने सबके लिए तोहफे लिए, तो रीता ने भी अपनी माँ के लिए एक गरम शॉल ले लिया। जब रीता की सास ने तोहफे देखे तो उन्हें वही शॉल पसंद आ गया। रीता ने अपने पति की तरफ देखा तो उसके इशारे से रीता चुप रह गई। रीता मन मसोच कर रह गई, क्योंकि वह शॉल तो उसकी माँ के लिए वो लाई थी। कुछ ही दिनों बाद रीता ने अपने मायके जाने की विवेक से कही तो विवेक बोला, मुझे इन मामलों में मत घसीटो। इस घर के सारे फैसले माँ लेती है। यदि वो इजाज़त दे तो तुम चली जाओ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। रीता ने जब अपनी सास से पूछा तो उसकी सास बोली, देखो बहू, अब तुम्हारा मायका इसी शहर में तो है नहीं जो जब मन करे तुम चली जाओ। हमारे घर में बहुएं साल में सिर्फ एक बार मायके जाती हैं, और वो भी जब जाती हैं जब उसका भाई लेने आता है। रीता तो जैसे अंदर तक हिल गई। क्या अब अपनी माँ से मिलने के लिए उसे सबसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? मुश्किल से 6 महीने बाद रीता अपने मायके आ गई। इस बार रीता का स्वभाव अपनी भाभी के प्रति बहुत ही नरम था, जिसका दिव्या को भी आश्चर्य हो रहा था। जितने दिन रीता वहाँ रही, दिव्या ने रीता की पसंद का खाना बनाया और खूब ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करी। 10 दिन बाद ही रीता का पति विवेक रीता को लेने आ गया और रीता फिर से अपने ससुराल चली गई। एक दिन फ़ोन पर रीता के भाई ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रीता का मन अपनी माँ को देखने के लिए टूट पड़ा। उसने अपनी सास से मायके जाने की इजाज़त मांगी तो सास ने साफ शब्दों में कह दिया, बहू मैं सब समझती हूँ, ये सब तो काम से छुटकारा पाकर मायके जाने के बहाने हैं। अरे वहाँ तुम्हारे भाई भाभी है ना संभालने के लिए, तुम कोई डॉक्टर तो नहीं जो माँ का इलाज करोगी। ये सुनकर रीता की आंखें झलक आई। उसे आज अपनी भाभी के लिए कहे अपने शब्द याद आ रहे थे। रीता रोते हुए बस यही कह रही थी, मैं कोई बहाने नहीं बना रही। भला कोई बेटी माँ की बीमारी का बहाना भी बनाती है क्या? बहुत कहने पर विवेक उसे लेकर गया, लेकिन इस शर्त पर कि आगे से कोई लेने आएगा तभी मायके जाना। इस बार वो अपनी भाभी के गले लगकर बहुत रोई। भाभी आप ठीक कहती थी, बेटियां मायके जाने के लिए बहाने नहीं बनाती। रीता की ये बोलते बोलते आंखें भर आई। आज उसे अपनी गलती का एहसास था। दिव्या ने अपनी ननद को गले से लगाया। आज वो अपनी ननद को अपनी जगह खड़े देख रही थी, लेकिन उसके मन में कोई मलाल नहीं था। उसे आज रीता में अपनी ननद नहीं एक बेटी नज़र आ रही थी, जो कोई बहाना नहीं बना रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी? हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।